डियर स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर सॉल्यूशन है और ये चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जानते हैं ना आप? सॉल्यूशन होता है आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा। क्या होता है ये? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। हर मिक्सचर को आप सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। हम दो या दो से अधिक कंपाउंड को अगर एक साथ मिक्स करें, मिक्स करने के बाद में होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब जो सॉल्यूशन आप पढ़ने वाले हो ध्यान रखना। सॉल्यूशन जो पढ़ोगे बेटा आपके सिलेबस में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक तो ये ध्यान रखिए। कौन सा सॉल्यूशन है ब्रो? डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ना है आपको, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दूसरी बात, आपके सॉल्यूशन में जो पढ़ोगे उसमें दो ही कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। और एक कंपोनेंट को आप बोलोगे सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोलोगे आप सॉल्वेंट। यही दो कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूट है ये भी मैटर की तीनों स्टेट में हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है और बेटा क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है। इसी प्रकार जो सॉल्वेंट है ये भी मैटर की तीनों स्टेट में हो सकता है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पर सॉल्यूशन भी आपके सिलेबस में जो है बेटा थ्री टाइप्स के हैं, ध्यान रखना। नीट के सिलेबस में जो सॉल्यूशन है आपका वो थ्री टाइप्स के। नंबर एक है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलो? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। इसी को मैं इस वाली वीडियो में बेटा डिस्कस करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉलिड वाला पार्ट है ये आपका सॉल्यूट होगा, क्लियर है। और जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या होगा आपका? बोलो, ये सॉल्वेंट होगा। जैसे शुगर को आप पानी में डाल दीजिए। शुगर को जैसे ही आप पानी में डालेंगे बेटा तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको आप सॉल्यूशन बोलोगे। होमोजीनियस का मतलब ये है कि अगर आप सॉल्यूशन में से कहीं से भी देखोगे तो उसमें पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक मोल, ये आपका जो है एक मोल, मान लो मैंने शुगर लिया बेटा, एक मोल शुगर डाला वाटर के अंदर, तो पूरे सॉल्यूशन में आप देखोगे सब जगह आपको एक मोल ही मिलेगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, पूरे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उसी को बोलते हैं होमोजीनस, ठीक है ना। मतलब ये है कि जैसे आपने शुगर को पानी में डाला यहाँ पर और डालने के बाद में क्या बन गया? ये आपका एक सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि शुगर क्या होगी उसमें डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इस सॉल्यूशन के अंदर कहीं से भी इस सॉल्यूशन को बाहर निकालिए, उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको जो मिलेगा उसमें आपको वही मिलेगा बेटा, कितना? एक मोल सोल्यूट ही मिलेगा। तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है आपका यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये आपका सोल्यूट है और जो वाटर है ये आपका क्या है? बोलो, सॉल्वेंट है। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में आप ध्यान रखेंगे कि सॉलिड वाला पार्ट हमेशा क्या होगा आपका? बोलो, वो आपका सॉल्यूट होगा। अब इसमें एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चैप्टर में आगे जाने से पहले ध्यान से देखो कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में ये जो आपका सॉलिड सॉल्यूट है ये आपको दो टाइप का मिलेगा। दो टाइप का कैसे मिलेगा? एक टाइप का होगा जिसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा? बोलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। और सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें दो प्रकार का सोल्यूट आपको दिखाई देगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये भी आपका क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? कि इसकी भी वेपर नहीं बनेगी बेटा, ठीक है ना। और ये भी क्या होता है? कॉमन बात दोनों में यही होती है, ये भी नॉन वोलेटाइल ही होता है, ठीक है ना। ये भी दोनों नॉन वोलेटाइल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस बनाएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखूं NaCl है, KCl है, K2SO4 है, ठीक है ना, CaSO4 है। एसिड हो गए, जितने भी एसिड होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके बोलो इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है ना। K4Fe और CN का 6 हो गया बेटा, ठीक है।
AlCl3 होगा। ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आपको सोल्यूट मिलेगा वो कौन कौन सा होगा, जैसे यूरिया हो गया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, और इसका मोलर मास याद कर लीजिए बेटा 60 होता है। ग्लूकोज है, क्वेश्चन में लिखे हुए मिलेंगे, ग्लूकोज C6H12O6, क्या हो गया ये 180 होता है इसका मोलर मास। देखो आगे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ग्लूकोज है, यूरिया है, ठीक है ना। तो इनको याद रखें। कैन शुगर है बेटा, कैन शुगर है, जैसे C12H22 और O11, इसका मोलर मास होता है 342 होता है। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो ये वाटर में सोल्यूबल तो हैं, ये सोल्यूबल इन वाटर तो हैं बेटा, लेकिन इनको पानी में डालने पर आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है ना, आयंस नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखना। तो सॉलिड जो सोल्यूट आपको मिलेगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में बेटा, ठीक है ना। अगर हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें आपको ये ध्यान रखना कि दो प्रकार के सॉल्यूट मिलेंगे, क्लियर है ना। हाँ तो बस ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। जब ये वाला मिलेगा तो क्वेश्चन अलग अलग तरह से सोल्व करेंगे, जब ये वाला मिलेगा तो क्वेश्चन अलग तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, एक सॉल्यूशन आपके सिलेबस में है लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड सॉल्यूशन ये वाला। लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना, इसमें जो सॉल्यूट है आपका वो भी लिक्विड ही रहेगा और जो सॉल्वेंट है वो भी ही लिक्विड रहेगा, यानी कि दोनों की सेम फेज होगी। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम फेज में रहेंगे, बिल्कुल लिक्विड है ना। दोनों ही क्या है, वोलेटाइल नेचर में है, दोनों ही क्या है बोलो, वोलेटाइल नेचर में। ये भी वोलेटाइल है और आपका ये भी वोलेटाइल है सॉल्यूट। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल जैसे आप अल्कोहल को, अल्कोहल आप जानते हैं क्या होता है, लिक्विड होता है। इसको किस में डालोगे, वाटर में डालोगे, सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में, वो जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब इन दोनों में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन में ये दोनों दिए होंगे, वो कहेगा कि बताओ सोल्यूट का मोलर मास निकालिए या कुछ भी निकालिए, इसकी कोई प्रॉपर्टी पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना इसमें सोल्यूट कौन सा है। सोल्यूट वो होता है, मान लो जैसे जो भी लेज़र अमाउंट में होगा, इनमें जो भी लेज़र अमाउंट में होगा दोनों में से, ठीक है ना, जो भी लेज़र अमाउंट में होता है उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, ये पहचान है, ठीक है। और जो लार्जर अमाउंट में होगा, ज़्यादा, जिसके भी अमाउंट या मोल ज़्यादा होंगे उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूशन में सोल्यूट और क्या नाम है सॉल्वेंट की पहचान आपको ऐसे ही करनी है बच्चों, ठीक है। चलिए देखो, इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन ये हो गया आपका, पढ़ेंगे इसको भी हम, है ना। और एक सॉल्यूशन और होता है बच्चों, देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको बोलो, गैस लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम गैस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें इस सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे पता है, इसमें पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हो जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। क्या बोलते हैं इसको, उसको हेनरीज लॉ कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें गैस, जैसे मान लो गैस हमेशा सोल्यूट होगी और लिक्विड हमेशा क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा। जब किसी गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये यहाँ भी होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और ये भी आपका सॉल्यूशन है बेटा। होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसी को सोलेबिलिटी ऑफ गैस कहते हैं। जब गैस को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है बोलो, एक्सोथर्मिक होती है, ये ध्यान रखना। तो इसके ऊपर हम गैस की सोलिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, ठीक है ना, एक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये आगे, क्लियर है। तो ये बेसिक था बिल्कुल इंट्रोडक्शन। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है बेटा,
सबसे पहले पढ़ना है हमें, देखो क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़नी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सॉलिड लिक्विड, कौन सा भाई? सॉलिड लिक्विड, ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन का, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है बच्चों? सीपी बोलेंगे ना कुछ शॉर्ट में ना, तो लिख देता हूँ, देखो, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन which depends on number of moles कह दो, या फिर नंबर ऑफ आयंस कह दो, उन पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं बेटा? जब सॉल्यूशन बनाओगे ना आप, तो वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगी, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है? कितने टाइप की होती हैं बेटा? ये 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की होती हैं। देखिए 4 टाइप्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट, नंबर 1 डालिए, देखो, पहली होती है जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लावरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर। अच्छा, शॉर्ट में इसको हम RLVP बोलेंगे, रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर। लावरिंग का मतलब होता है कमी होना, लावरिंग का मतलब क्या होता है बोलो? कमी होना होता है, ठीक है। RLVP बोलते हैं, इसमें वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर आती है बच्चों, उसको बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट, और तीसरा होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब कमी होती है, तो इसे बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और नंबर 4 पे, इसको तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। थ्योरेटिकल सवाल बहुत बनते हैं इसमें। इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को अगर पढ़ना है तो बेटा ये चारों प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए बड़े तरीके, इनसे हमेशा नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं अभी आपको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बेटा, है ना, ये जो मैंने चारों लिखी हैं, इन सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसमें ध्यान रखना, जो भी हम सोल्यूट ले रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बोलो? वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है आपका, मतलब वो ऐसा सॉल्यूट है जो वोलेटाइल तो नहीं है लेकिन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात है? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वाली बेटा, ठीक है, आओ ध्यान से देखना।
सबसे पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर बेटा शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RLVP बोलेंगे, इसको ध्यान से देखना। ठीक, देखो भाई इस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो, वेपर प्रेशर पढ़ना पड़ेगा, इसको बोलेंगे VP हम। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो बेटा। देखिए, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ये रहा, और इस कंटेनर में मैंने क्या भर दिया बेटा, वाटर भर दिया, प्योर सोलवेंट, बिल्कुल क्या डाल दिया बोलो इसमें, प्योर सोलवेंट डाला है, वाटर। ध्यान से देखना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इसमें प्योर सोलवेंट है। प्योर सोलवेंट का मतलब क्या है, प्योर सोलवेंट का मतलब है कि केवल वाटर है, वाटर के अंदर कुछ भी आपने ऐड नहीं किया है, और वाटर लिक्विड होता है। और इस कंटेनर को ऊपर से आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये क्लोज कंटेनर है। कैसा, ये क्लोज कंटेनर है बेटा, ठीक है ना, ये क्लोज कंटेनर है, कंटेनर है। अब इसको क्या करना है, आपको हीट करना है नीचे से, इसको हीट करिए। अगर आप किसी क्लोज कंटेनर में वाटर डाल दोगे बेटा, और वाटर डालने के बाद में इसको हीट करोगे, तो हीट करने पे क्या होगा, वेपर यहाँ से बननी चालू होगी। जो ऊपर यहाँ पर जो लिक्विड की सरफेस के सबसे ऊपर के जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, उनकी वेपर जल्दी बनेगी। ठीक है ना, जो नीचे हैं उनकी वेपर क्या होती है, कम बनती है। ठीक है ना, ऊपर वाले जो होते हैं ना, उनकी सरफेस जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, वो जल्दी से क्या करते हैं, वेपोरेट हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, तो उनकी वेपर जल्दी बनती है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर होगा, यहाँ से वेपर बननी स्टार्ट होगी, ऐसे करके ये वेपर बनेगी बेटा, और ये वेपर ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि बाहर जाने का तो रास्ता मिलेगा नहीं इसको। ये वेपर ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी वाली। और कुछ समय के बाद में जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, उससे वेपर बनती है, तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं या इवेपोरेशन कहते हैं। ये जो वेपर बन रही है ऊपर, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, इवेपोरेशन कहते हैं। वेपर बनने को क्या कहते हैं बोलो, इवेपोरेशन कहते हैं। क्लियर है, अब इवेपोरेशन कहते हैं इसको। फिर ये वेपर जो है ऊपर जाकर टकराएगी, टकराने के बाद में ठंडी होगी, फिर ये नीचे आएगी बेटा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस अंदर चलते रहते हैं बेटा, लिक्विड से वेपर बनती है और वेपर से क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। ये दोनों ही, ये कंडीशन चलती रहती है। मतलब एक क्लोज कंटेनर के अंदर, एक क्लोज कंटेनर के अंदर ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। कौन कौन से, देखो, एक क्लोज कंटेनर के अंदर जो आपका लिक्विड है, ठीक है ना, और लिक्विड से और जो वेपर, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किस में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में रहते हैं दोनों। और ये इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, तुमने पढ़ रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्लोज कंटेनर में आता है। सही है, तो इससे होता क्या है बेटा, जैसे ही आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो तो वेपर बनती है, वेपर ऊपर इकट्ठी हो जाती है, ठंडी होती है, फिर वो नीचे आ जाती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, इससे क्या होगा, धीरे धीरे वेपर इकट्ठी होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वेपर बन रही है वो इसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डालेगी, ऐसे। उसी को बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं उसको, वेपर प्रेशर कहते हैं।
जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उससे जो वेपर बनती है वो वेपर ही लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डालती है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या है, इसका सिंबल लेंगे हम पी नोट, ध्यान रखना। जब भी मैं पी नोट लिखूंगा तो इसका मतलब है ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर है। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी जाती है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। द प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है ना। पी नोट बोलेंगे इसको। वैन, ये भी याद रखना, वैन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं और ये सब कंडीशन 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है रूम टेम्परेचर पर। इसके होती है ये सब जो कराते हैं हम रूम टेम्परेचर पर, सब इसको कराते हैं इस प्रोसेस को। तो वेपर प्रेशर समझते क्या होता है, जब किसी, बस इतना याद रखो दिमाग में कि एक प्योर सॉल्वेंट को अगर गर्म करते हैं क्लोज कंटेनर में तो उससे वेपर बनती है। वो वेपर जो है लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डालती है, उसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए, अभी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है ना, ये 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, देखो। नंबर 1 किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा बेटा। यहाँ से स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, देखो जिस लिक्विड से ज़्यादा आपका वेपर बनेगी उसी का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, जैसे आपका एक वाटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल है एक, उसके बाद हमारे पास में ये दोनों ही, चलो, एक वाटर है कि एक अल्कोहल है, बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तुम जानते ही हो, वाटर के बीच में दो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में काम करेगा एच बॉन्ड, इनके बीच में एच बॉन्ड काम करता है। और अल्कोहल के बीच में भी क्या काम करता है, बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड ही काम करता है। दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, वाटर में होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी एसोसिएशन बढ़िया होती है, बेटर एसोसिएशन होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हैं ना, बेटर एसोसिएशन होता है इसमें। अब क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखो आर भी लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो एच बॉन्ड होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है ना। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है, ध्यान रखना। तो वेपर प्रेशर जो है आपका किसके बीच में होगा। और वैसे भी एक बात देख लो आप, तो लिख दूँ मैं यहाँ पर, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, H2H5OH का ज़्यादा होगा, किससे, वाटर से होगा, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रोंग है, तो उसमें मॉलिक्यूल स्ट्रोंगली आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट रहेंगे, तो वेपर क्या बनेगी बेटा, देर में बनेगी उसकी, सीधी सी बात है, ठीक है। आओ, चलिए, और दूसरी बात यह है कि आपका जो होता है, एक जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, इसको भी याद करना, एक वाटर के मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्लियर है।
जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो कम बनते हैं बेटा। क्लियर है? तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा बोलो? अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा भाई? उसका कम होगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी बढ़िया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या? दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही है एक प्रकार का। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो वेपर उसकी कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। क्लियर है? एक और देखो एग्जांपल, मान लो जैसे हमारे पास ये आ गया C2H5OH आ गया, और एक ही आ गया CH2OH आ गया, और CH यहाँ पर आ गया आपका CHOH आ गया, और जी CH2OH आ गया। इनको देखिए, और CH2OH है और CHOH है, और जी यही है बस CH2OH। इन तीनों में बताइए किस में जैसे जैसे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? मैक्सिमम वेपर प्रेशर बताइए, बताओ। नंबर ऑफ OH बढ़ने से नंबर ऑफ H बॉन्ड बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ H बॉन्ड बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है मॉलिक्यूल के बीच, और अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा इसका, ठीक है ना, उसके बाद होगा बेटा किसका? इसका होगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? ये आएगा CH2OH, ग्लिसरीन बोलते हैं इसको। ये लो, तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। ये हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर का ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्लियर? चलो देखो, तो ये आपने वेपर प्रेशर जाना किसका बोलो? किसका जाना? चलिए, और जितने भी नॉन वोलेटाइल होते हैं, जितने भी नॉन वोलेटाइल होते हैं बेटा, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं, उनका वेपर प्रेशर जीरो होता है। जैसे नॉन वोलेटाइल कौन कौन से हैं जिनकी वेपर नहीं बनती? नॉन वोलेटाइल कोई भी कंपाउंड है तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा, जो P0 बताया था आपको, वो ज़ीरो होता है। ये ध्यान रखेंगे। कौन से? जैसे मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, उसके बाद में यूरिया है, उसके बाद में क्या है? सुक्रोज है, ठीक है, या NaCl है। ये सब नॉन वोलेटाइल है, इनके लिए P0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? ज़ीरो होगी, ध्यान रखना, क्योंकि इनकी वेपर बनती ही नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ठीक। और कुछ वोलेटाइल होते हैं, जैसे जितने भी वोलेटाइल लिक्विड होते हैं तो उनका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता, जैसे वाटर है, ये याद रखेंगे। ये सब आपको क्वेश्चनों में मिलेंगे बेटा। CH3OH है, या C2H5OH है, या फिर बेंजीन है, ठीक है ना, या फिर साइक्लोहेक्सेन है, ये सब लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। या फिर कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्या है? सॉल्वेंट ही होते हैं, ये लिक्विड ही होते हैं सब, है ना। तो इनका जो होता है P0 आपका ज़ीरो नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। इवेपोरेशन का मतलब क्या है? वेपर बनने का रेट बढ़ जाएगा बेटा, और जब ये बढ़ेगा तो बेटा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तीसरा फैक्टर होता है, ध्यान से देख लेना भाई, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड,
एक ये बर्तन है इतना छोटा सा बेटा, एक बड़ा है, तो लिक्विड का सरफेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी उससे वेपर ज़्यादा बनेगी। क्लियर है ना? तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। और नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको बढ़िया तरीके से। जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है बेटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट के, मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस बात को अभी समझेंगे हम। देखो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर लिक्विड में कोई आपने सोल्यूट मिला दिया है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर ये हमारे प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं। देखो ध्यान से देखना, ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, प्योर सॉल्वेंट है ये प्योर सॉल्वेंट है आपका वाटर H2O, जो कि वोलेटाइल है, वोलेटाइल है। अगर मैं इसमें यहाँ में बीच बीच में ये ले लिए, ये बीच में मैंने दूसरे मॉलिक्यूल बनाए हैं, ये मैंने शुगर के ले लिए बेटा, ये किसके हैं? शुगर के। तो शुगर क्या है? ये तो नॉन वोलेटाइल होती है, इसकी तो वेपर बनेगी नहीं। तो अगर मैं किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दूंगा, जैसे ये डाल दिया मैंने, ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस यहाँ पे डाल दिया, तो ये जो नॉन वोलेटाइल है सब्सटेंस है, शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएंगे बेटा। और वाटर के मॉलिक्यूल बीच में आने से क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, एस्केपिंग टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और डिक्रीज हो जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल की तो वेपर बनेगी नहीं, और ये शुगर के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आ गए, तो रेट क्या होगा वेपराइजेशन का बेटा? कम हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए लिखा, जितने सोल्यूट के मॉलिक्यूल या मोल्स ज़्यादा होंगे उतना ही वेपर का प्रेशर जो है कम हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए, अब जो है आपने पढ़ लिया, इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। देखो, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी स्टार्ट हो गई है। क्या हो गई है? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूँ इस लेक्चर में, अगले में आपको दूसरी पढ़ाऊंगा बेटा। रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको, रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा Cp। आओ, मान लो मेरे पास एक यहाँ पर, इसमें देखो ध्यान से, ये कंटेनर है, एक कंटेनर ये है, और इस कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लिए हैं, वाटर। क्या लिया बोलो? प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लिए हैं, जिसको बोलते हैं वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है आपका, जिसको हम बोलते हैं वाटर। इसको गर्म करोगे, जब आप हीट करोगे तो यहाँ क्या बनेगी? ये वेपर बनेगी बहुत सारी बेटा, और वेपर के मॉलिक्यूल यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, और फिर ये वेपर इसी सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक वेपर प्रेशर डालेगी। इसी को बताया था मैंने तुम्हें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसको क्या नाम देंगे हम? पी नोट देंगे, ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बार इस क्लोज वेसल में क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट लिया, तो वेपर ज़्यादा बनी। एक और कंटेनर ले रहा हूँ बेटा मैं,
जो क्लोज ही है, ध्यान से देखना। और इसमें ये मेरे पास अब की बार क्या है यहाँ पर, ये देखो, ये लो, इसमें मेरे पास कुछ बीच बीच में क्या बना देता हूँ, ये कुछ बीच बीच में शुगर के मॉलिक्यूल हैं, शुगर भी डाल दिया अब की बार इसमें, है ना। ये देखो, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल हैं ऐसे वाले, ठीक है, ये तो हैं आपके, ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये शुगर के हैं, और जो ऐसे मॉलिक्यूल हैं ये वाले, ये किसके हैं बोलो, ये प्योर सॉल्वेंट के हैं। प्योर सॉल्वेंट क्या होता है बोलो, वाटर होता है, H2O होता है, ठीक है। अब हम इसको, और शुगर क्या है, शुगर पता ही है आपको, ये तो नॉन वोलेटाइल है, इसकी तो वेपर बनेगी नहीं, है ना। तो ये नॉन वोलेटाइल है बेटा, इसकी वेपर नहीं बनेगी। तो जब आप इसको हीट करोगे तो वेपर क्या होगी बेटा, कम होगी। वेपर क्या होगी, कम होगी। तो प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम लगेगा। अब यहाँ जो तुम जानते हैं ना, शुगर और प्लस क्या है, शुगर भी है और क्या है यहाँ पर, वाटर भी है। तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सॉल्यूशन है। तो ये जो वेपर प्रेशर कहलाएगा ना, इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका सिंबल लेंगे हम PS, क्या लेंगे हम, PS लेंगे। और इसका सिंबल ले करेंगे या तो P0 ऐसे लिख दे करो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से सही है। तो क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो क्या होगा, होगा ये कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑन डिजॉल्विंग, ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट in a solvent, in a solvent the vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of solvent ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। ये लाइन इसको याद रखेंगे। अगर मैं प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल मिला देता हूँ, जैसे ये वाला मैंने नॉन वोलेटाइल मिलाया है, ये वाला, तो जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है बेटा कम हो जाएगा, तुम जानते ही हो, क्योंकि शुगर तो नॉन वोलेटाइल है, वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगी, और वाटर के मॉलिक्यूल की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है ना। ऐसा होता क्या है, क्यों होता है ऐसा, जानते हो ना, सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस बाय द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑन द लिक्विड सरफेस। लिक्विड की सरफेस पे क्या होता है, जो सॉल्वेंट के कुछ वो होते हैं ना मॉलिक्यूल, उनकी जगह क्या आ गया देखो यहाँ पर, उनकी जगह सोल्यूट के पार्टिकल आ जाते हैं। तो सोल्यूट के पार्टिकल आने से क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल वहाँ से कम हो गए बेटा, और सोल्यूट के पार्टिकल आ गए, तो इसलिए वेपर क्या बनेगी वहाँ पर, कम बनेगी। क्लियर सी बात है। जिससे क्या होता है, अवेलेबल सरफेस एरिया फॉर द एस्केप ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाता है। अब जब सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा बेटा, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, कंडेंसेशन भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल डालोगे तो बेटा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सॉल्वेंट का। तो यहाँ से हमें, मुझे क्या पता लगा, यहाँ से मुझे ये पता लगा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, वो ज़्यादा होता है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है ना। ये पक्की बात होगी। चलो, जब ये पक्की बात हो गई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P0 ग्रेटर देन PS। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ P0 माइनस PS। इसको क्या बोलते हैं, दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि P0 ज़्यादा है तो यहाँ डिफरेंस निकाल सकता हूँ मैं इसका बेटा, इसी को बोलते हैं हम लावरिंग इन वेपर प्रेशर,
लावरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लावरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कमी। ठीक है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब पी नॉट माइनस पी एस को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पी। ध्यान रखना, ये डेल्टा पी क्या है बच्चों, यही है लावरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, ये निकालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा भाई, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लो। डेल्टा पी कैसे निकाला करोगे, पी एस में से, पी नोट में से पी एस को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सी पी नहीं है हमारी कोलिगेटिव, लावरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो क्या होगा देखो, ये जो लावरिंग इन वेपर प्रेशर है पी नोट माइनस पी एस अपॉन क्या है ये, इसको डिवाइड अगर मैं कर दूं पी नोट से, पी नोट तुम जानती हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बेटा इसी को बोलते हैं हम रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोला जाता है। और ध्यान से देख लो बेटा, यही होती है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का आ चुका है, और एक फॉर्मूला ये आपको याद करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद में बेटा। ठीक है ना, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये वाली सी पी ए है, जो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या है, रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर में एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्या आता है, लो आता है, तब ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी खत्म होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम RAOULTS, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ ऑफ फोर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे पेपर में ज़रूर बेटा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल इसको। देखिए, ये आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, अभी किसके लिए है ये, अभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है, और आगे पढ़ोगे इसको फिर आएगा वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब आपको पता ही है, जिसकी वेपर नहीं बने बेटा, क्लियर है। चलो क्या है ये, मैं इस लॉ को लिख देता हूँ आपके लिए, देखो, चलिए ध्यान से देखो बिल्कुल। ये कहता है कि जो रिलेटिव, क्या कहता है, ले देखो, ये कहता है आपका कि रिलेटिव लावरिंग, रिलेटिव लावरिंग ऑफ ए सॉल्वेंट, रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, जो भी पीछे पढ़ा आपने, जो वेपर प्रेशर है वो बराबर होता है किसके, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन टर्म की वीडियो में डाल दूंगा आज ही, तुम्हें पुरानी है उनको देख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये होता है जी। ठीक है, मतलब ये लो जो है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पी नॉट पी एस, और किससे डिवाइड करो, पी नॉट से, ये होगा रिलेटिव लावरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बराबर होता है किसके, जाई। ठीक है ना, और ये क्या होता है बेटा, इस जाई को बोला जाता है एक्स मान लो, चलो कोई दिक्कत, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इसको बोला जाता है। ठीक है, तुम जानते हो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल ऊपर रखेंगे, मोल निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे रखेंगे आप टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके, टोटल मोल्स हो जाएंगे आपके सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
ये हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्यूट के मोल को हम N1 ले लेते हैं और सोलवेंट के मोल को हम N2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये बराबर आ जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 आ जाएगा बेटा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, N1 बराबर W1 अपॉन मोलिकुलर वेट, ये आ जाएगा। W1 क्या है, मास, ठीक है ना। इसी प्रकार N2 को निकाल लोगे कि W2 अपॉन मोलिकुलर वेट, W2 क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट, तो यहाँ से आप मोल निकाल लोगे, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ का क्या आ जाएगा आपका, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में करेंगे बेटा, ठीक है। ये आ जाएगा P0 PS और P0 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये आ गया फॉर्मूला बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब देखो आप जानते ही हो जो सॉल्यूशन हमारा है, जो सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसमें, वो डाइल्यूट है। कैसा भाई, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट होने की वजह से जो N2 की वैल्यू है बेटा वो बहुत ज़्यादा होती है। N2 की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने का मतलब इस फॉर्मूले में आप एक छोटा सा चेंज ऐसे कर सकते हो कि P0 PS अपॉन P0 बराबर N1 अपॉन N2 लिख सकते हो। दोनों एक ही बात है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से करोगे। अगली वीडियो में मैं इसके आपको 4-5 क्वेश्चन और आगे की दोनों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनको भी आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो वेपर प्रेशर को ध्यान रखना है, ठीक है ना, एक रिलेटिव लावरिंग वेपर प्रेशर को याद रखना है, और एक पहली आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लावरिंग इन वेपर प्रेशर, और राउल्ट्स लॉ को बढ़िया तरीके से याद रखना, पहला फॉर्मूला ये, ठीक है। चलिए